हेलो एवरीवन, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने चार्ज, उसकी प्रॉपर्टी है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग, सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में देखा और कहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हुआ वो भी हमने आपको समझाया और बहुत डिटेल में आपको समझाया। अब जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और इसके बेस पर आपको अक्सर, ठीक है ना, जेईई मेन में, नीट में, एडवांस वगैरह में तो यूज़ बहुत कम होता है इसका, लेकिन जेईई मेन, नीट वगैरह में घुमा फिरा के इस पर क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है ना, अक्सर क्वेश्चन इस पर उठ जाते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लें कि कूलम्ब्स लॉ आखिर किनका दिया हुआ है ना, कैसे उन्होंने मेज़रमेंट किया फोर्स का, किस तरह से ये सब चीज़ें जनरेट हुई, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और कूलम्ब्स लॉ का समझिए आप, ये जो पार्ट 1 है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, समझ गए। देखो कूलम्ब्स लॉ जो है, ये एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब, ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब, उनका दिया हुआ है। तो उन्होंने दो चार्ज के बीच में फोर्स को मेज़र करने के लिए, अब कैसे चार्ज, तो दो पॉइंट चार्ज, कैसे चार्ज, पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो कि कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, जैसे सपोज दैट ये दोनों कैप मान लो इसको, ऐसे दो पॉइंट चार्ज जो कि कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के फोर्स को मेज़र करने के लिए उन्होंने टॉर्जन इक्वेशन को अप्लाई किया, टॉर्जन बैलेंस, या बोल सकते हैं टॉर्जन मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ये टॉर्जन मेजरमेंट ऑफ फोर्स आखिर क्या है? तो टॉर्जन मेजरमेंट ऑफ फोर्स, जो जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इंजीनियरिंग में आपको इस पर प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा और वहाँ पर आप डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। टॉर्जन मेजरमेंट ऑफ फोर्स के अंडर जो है हम लोग टॉर्क, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, तो वहाँ पर ये फार्मूला जनरेट करके आपको दिखाया जाएगा इससे रिलेटेड, और तब उसी के बेस पर जो टॉर्जन मेजरमेंट ऑफ फोर्स होता है उसके हेल्प से हम लोग दो चार्ज के बीच का जो है वो फोर्स, उन्होंने चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब जो थे, कूलम्ब साहब, उन्होंने मेजर किया और उसके बाद एक लॉ जनरेट किया। देखो इससे पहले उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि दो पॉजिटिव चार्ज अगर होते हैं बंधु, दो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दो निगेटिव चार्ज होंगे, मतलब कि दो लाइक चार्जेज या दो अनलाइक चार्जेज, डिसलाइक चार्जेज, डिसिमिलर चार्जेज, कुछ भी आप बोलिए, अगर ऐसा होता है तो दो लाइक चार्जेज के बीच में रिपल्सन का और दो अपोजिट चार्जेज, डिसलाइक चार्जेज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स जनरेट हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर भी होता है। कभी भी आपने देखा है जो दो, एक मेल बॉडी से अट्रैक्ट नहीं, फीमेल बॉडी से ही अट्रैक्ट होती है, ठीक है। ये अलग बात है कि अब जो जेनेटिक्स चेंज होते जा रहे हैं तो उसके कारण बहुत सारी डिसिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी अपने सोसाइटी में जनरेट हो रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जेनेटिक्स के कारण जनरेट हो रहा है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात आपको मैं बता रहा हूँ बस, कि ये दो पॉइंट चार्जेज हैं, इसके बीच में क्या हो गया, ये दो सिमिलर चार्ज है, तो रिपल्सन, यहाँ भी रिपल्सन, यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स जनरेट होगा। तो अट्रैक्शन का जो फोर्स जनरेट हुआ तो उससे ये क्लियर हुआ कि आखिर इस फोर्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होना चाहिए ना, है कि नहीं। हर एक फोर्स का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी, और कहीं ना कहीं इसका वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो कूलम्ब साहब ने उसके बाद टॉर्जन मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बेसिस पर उन्होंने एक लॉ जनरेट किया जिसको अपन बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये लॉ क्या बोलता है कि दो चार्ज Q1 और Q2, मैंने पहले बोला दो चार्ज, कैसे चार्ज, पॉइंट चार्ज। क्यों पॉइंट चार्ज, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दो पॉइंट चार्ज को अगर कुछ डिस्टेंस पर रख दिया गया तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो या तो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, ठीक है, या तो अट्रैक्शन का होगा या फिर रिपल्सन का होगा। तो दो फोर्स जो जनरेट हुए, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, जिसको अपन इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से सुनिए, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, यानी कि Q1 इंटू Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हमने यहाँ लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स between two static point charges, between two static
पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर? तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, यानी कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 इंटू Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है बंधु? r, इसका स्क्वायर करो तो r स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो 1/r स्क्वायर। क्लियर है? आप जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, समझ गए? और जैसे आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं के, तो उसी को अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये तो आप पूरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं पर भी किसी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर अगर कोई कांस्टेंट आता है तो उसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, उससे कोई समस्या है नहीं। इसी कांस्टेंट को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर ये आया। और इसी कांस्टेंट को हम लोग परमिटिविटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये एक नया नाम एक आपको जनरेट हुआ। कूलम्ब्स लॉ को बंधु बहुत अच्छे से पढ़ो, समझ गए? कूलम्ब्स लॉ को बहुत अच्छे से पढ़िए, इसीलिए क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रांग होगा तो मैग्नेटोस्टैटिक्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है? एज इट इज़ फॉर्मूला मैग्नेटोस्टैटिक्स में जब अपन पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं उसको? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आपने ग्रेविटेशन में 11th में पढ़ा होगा, Gm1m2/r²। ठीक है? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था, ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। तो देखो इस दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। ये जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगता है वो दो बॉडीज के मासेस के बीच में लगता है। ठीक है? दो बॉडी, जो मास बॉडी है m1 m2, उसको r डिस्टेंस पर रखा तो दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट हुआ, तो उसी कारण जो फोर्स जनरेट हुआ उसको अपन Gm1m2/r² से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया, लेकिन फिर भी सुन लो। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्शन का होगा, और ये जो होता है ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का होगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो, यहाँ जो जनरेट हुआ बाबू K, तो इस K की वैल्यू, जो परमिटिविटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस K की वैल्यू होती है 1/4π इप्सिलॉन। 1/4π इप्सिलॉन। तो इप्सिलॉन जो है, ये इप्सिलॉन जो है, इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। ठीक है? इस इप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी होगी। और जो इप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और जो इप्सिलॉन आर है वो होती है रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को जब अपन कैपेसिटर पढ़ेंगे तो इसी को वहाँ पर हम लोग एज ए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एज ए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका हम लोग ज़बरदस्त इस्तेमाल करेंगे। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बहुत सारे बुक्स में छोटा के, स्मॉल के आप बोल सकते हैं, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हुआ? एयर या वैक्यूम के लिए जो इप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू हो जाती है आपको कितनी? 1। इप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पुट करेंगे, देखो एयर के लिए एक्चुअली में 1 नहीं है, 1.00052 या 54 होती है, तो 1 ही ले लेते। 000 पॉइंट के बाद 3 0 फिर जाके कोई वैल्यू हो तो कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। तो इप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट। इसीलिए बहुत सारे बुक्स में K की वैल्यू डायरेक्टली 1/4π इप्सिलॉन नॉट लिख देता है। ठीक है? उससे कोई दिक्कत है नहीं। इप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू होती है 8.1485 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू हो गया। ठीक है ना? ये एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन हम जब कैलकुलेशन करते हैं, यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो अपन 8.85 लेंगे। इतनी बड़ी वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, कैलकुलेशन फंसता है फालतू में, उससे आपका टाइम किल होगा, समझ रहे हैं? और जो K की वैल्यू होगी वो होती है आपको 8.98755। ठीक है? 8.98 इंटू 8.98755 इंटू 10⁻9, और इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 9 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा ईजी पड़े। तो यही आपको जो है, ये इसी को हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। कूलम्ब्स लॉ यही बोलता है कि दो चार्जेज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ समझो, जो 4π इप्सिलॉन नॉट है उसकी कुछ और वैल्यू भी होती है। 4π इप्सिलॉन नॉट का एक ये वैल्यू भी आप पढ़ेंगे, 10⁻⁷10 टू द पावर 7/c²। यहाँ जो c है ये आपका स्पीड ऑफ लाइट,
ये कौन सा सी है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। और यूनिट की अगर बात करें तो इप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वो तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। बताएंगे कैसे यूनिट आया उसको भी हम लोग देखेंगे। तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एस सी वर्मा सर ने अपने बुक में इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पे भी एक क्वेश्चन दिया है। तो इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप कूलम्ब का आपको डायमेंशन पता है, न्यूटन का डायमेंशन पता है ना, मीटर है डायमेंशन पता है, ये इजीली आप पुट करेंगे और यू गेट द आंसर वेरी इजीली। क्लियर? तो 4πε/10⁷ भी अपन इसको बोलते हैं। तो ये था कूलम्ब्स लॉ का एक छोटा मोटा थ्योरी आप बोल सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी आपको अगर बोर्ड में पूछता है तो आप ऐसे लिखें। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं जो आपको बहुत जगह आपको नहीं बताया जाता या आप नहीं जानते होंगे, कुछ इंटरेस्ट आपका बढ़ाया जाए। अब आ जाओ, मान लो कि फोर्स, ठीक है, ये फोर्स अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब अपन कर दें, चार्ज की वैल्यू कितनी कर दें? 1 कूलम्ब, और डिस्टेंस को भी हमने क्या कर दिया? 1 मीटर। ध्यान से सुनो, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब और डिस्टेंस को भी हमने क्या कर दिया? 1 मीटर। तो K की वैल्यू है 9.10⁹ एक 1 कूलम्ब इंटू 1 कूलम्ब और बट्टा 1 का स्क्वायर। तो फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन। 9 × 10⁹ न्यूटन। इट्स अ वेरी 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 ह्यूज फोर्स। क्लियर? यानी कि सिर्फ 1 कूलम्ब चार्ज, आ रहा बात समझ में? सिर्फ 1 कूलम्ब चार्ज जिसके बीच का डिस्टेंस 1 कूलम्ब चार्ज हमने लिए, 1 कूलम्ब के 2 चार्ज को लिया जिसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखा हमने, तो इतना बड़ा फोर्स जनरेट हो रहा है, इतना ह्यूज फोर्स जनरेट हो रहा है 9 × 10⁹। ये इतना बड़ा फोर्स है कि आप बहुत हैवी पार्टिकल्स को, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स को आप यूँ ईजिली उठा सकते हैं, अपने हाथों पे उठा सकते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हमने स्टार्ट किए थे, तो पिछले वीडियोस में आप देख भी सकते हैं, मैंने बताया था कि अगर सपोज दैट, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग अपने हाथों के बीच में 2-3 कूलम्ब चार्ज या 5-10 कूलम्ब चार्ज के बीच का ट्रांसफ़र अगर जनरेट कर लें तो इतना बड़ा फोर्स जनरेट होगा कि आप प्लैनेट तक को उठा सकते हैं अपने हाथों पे। क्लियर हुआ? तो कुछ चीज़ें साइंस में अभी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट हम आपका जगा देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नोट कीजिए, और भी कोई डाउट रहता है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया रहता है मेरा, आप उस पर डाउट पूछा कीजिए। समझ गए? इस पर अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ का ये सिंपल फॉर्मेट था। इसके बाद हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, सुपर पोजिशन के फॉर्म में कैसे अप्लाई करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग इस पर देखेंगे। 3D बॉडीज़ पे भी इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो चलते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। तो आप इनको अच्छे से नोट करिए, और इसके बाद जस्ट हम लोग जो है अभी प्रॉब्लम्स कुछ इस पर डिस्कस करने वाले हैं। नोट करिए। चलिए आइए, तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, आ जाओ। पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? अ फ्री पिथ बॉल, ठीक है, कोई पिथ बॉल है, वो पिथ बॉल कौन सा है? तो फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम है ना, फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम। तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करो, बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम तक अपन लेके जाएंगे, आपको एडवांस तक हम लोग लेकर जाएंगे ज़रूर, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो जो फ्री पिथ बॉल है ए, उसका जो मास दे रखा है, मास ऑफ ए, ये आपको दे दिया 8 ग्राम। तो 8 ग्राम को आप पहले तो सबसे पहले ऐसा यूनिट बना लो, केजी में कन्वर्ट कर लो, 8 × 10⁻³ kg कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻8 कूलम्ब, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज, तो ए पर जो चार्ज है वो कितना है? 5 × 10⁻8 कूलम्ब, ठीक। बोल रहा है व्हाट मस्ट बी द नेचर, आपको चार्ज का नेचर बताना है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, आपको चार्ज का नेचर भी बताना है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। कौन से चार्ज का? दैट शुड बी गिवन टू सेकेंड पिथ बॉल बी, जो कि पिथ बॉल, जो दूसरा पिथ बॉल है बी, उसको दिया गया है, उस चार्ज की नेचर और मैग्नीट्यूड आपको बतानी है। फिक्स्ड है, जो ये जो पिथ बॉल बी है, जिस चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड और नेचर बताना है, ये फिक्स है। कहाँ पर फिक्स है भाई? तो 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल ए, यानी कि यहाँ पर कोई बॉल ए है, इससे 5 सेंटीमीटर बिलो 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10⁻² मीटर, इस डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पिथ बॉल बी है, इस पर चार्ज है QA और इस पर चार्ज है कितना? QB। आपको इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों बताना है।
सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया, ये इंपॉर्टेंट बात आपको बोल दी, स्टेशनरी। यानी कि आप चाहते हैं कि जो पिथ बॉल ए है वो रुका हुआ रहे। अब सोचो कि इसके पास मास तो है, अगर मास है तो वेट फोर्स लगेगा, है ना। आप चाहते हैं कि ये यहीं का यहीं रुका रहे, तो इस फोर्स को कोई ना कोई तो अपोज करे, नहीं तो नीचे आ जाएगा ना। तो इस फोर्स का अपोज कौन करेगा, इस फोर्स को रेसिस्ट कौन करेगा, इसके अगेंस्ट में कौन सा फोर्स काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, जो कि ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऊपर होना चाहिए। अब मेरी बात समझो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है ए पर, तो बी पे भी कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तभी तो दोनों के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो रिपल्सन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और यही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम करेगा, जो कि अपोज करेगा किसका, वेट फोर्स का। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आप इसको इक्वेट कर दीजिए किससे, mg से। क्यों, क्योंकि आपको पिथ बॉल ए को क्या करना है, स्टेशनरी करना है बंधु। आ रहा समझ में। अब क्या करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर बराबर, मास आपको दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन आपको पता है ये 10, डिस्टेंस आपको पता है, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, क्यू ए का चार्ज आपको पता है, आप बी का चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे, कैलकुलेशन करो आ जाएगा। और जो नेचर होगा बी के चार्ज का, ये कैसा नेचर होगा, पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा। क्लियर हुआ। तो ये तो पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने आपको एक समझाया, एक सिंपल क्वेश्चन आपको मैंने बताया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें। बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज -q1, कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया है, m दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कोई पार्टिकल है ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, क्वेश्चन साहब बोल रहा है सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, जिसका कोई सेंटर मान लो यहाँ पर C होगा और इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r है। यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, इसका मास m है और चार्ज -q1 है, ये घूम रहा है। तो मान लेते हैं इसका कुछ वेलोसिटी v होगा और सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। आ रहा बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज Q2 along a circular path of radius r। ये जो चार्ज -q1 है ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, किसके अराउंड, चार्ज Q2 के अराउंड। तो Q2 कहाँ होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, तभी तो इसके अराउंड घूमेगा, है ना। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट सिंपल है। अब देखो ये जो इसके पास मास है, रेडियस दिया है भैया, है, निकालना क्या है आपको, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो एक ही होता है, 2π/ω, 2π/ω। कहीं पर ओमेगा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, कहीं पर भी आपको ओमेगा दिखाई नहीं दे रहा है। आया बात समझ में। तो अब ओमेगा नहीं दिखाई दे रहा है तो ओमेगा का काम कैसे करें, तो v बराबर होता है r ओमेगा। आ रहा समझ में, v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। तो वहाँ से आप क्या कीजिए, v बराबर r ओमेगा होता है, तो वहाँ से आप वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी v है, चार्ज पार्टिकल का रेडियस r है, तो अपने को ओमेगा चाहिए, है ना, v बराबर r ओमेगा, तो ओमेगा निकालेंगे v/r। क्लियर हुआ, ओमेगा क्या निकाल लेंगे अपन, v/r। तो अब यहाँ देखो जो अट्रैक्शन का फोर्स, इस ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। अट्रैक्शन का फोर्स कितना काम करेगा, तो k Q1Q2/r²। और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही काम कर सकता है किसके लिए, तो सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए। यही काम कर सकता है किसके लिए, सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा mv²/r। क्लियर, सेंट्रीपेटल फोर्स कितना हो जाएगा, mv²/r। अब यह समझो v बराबर होता है आपका r ओमेगा, ध्यान रखना v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। यहाँ से v बराबर r ओमेगा, अपने को ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, v/r का इस्तेमाल कर लेंगे। अड़ोसन में v/r का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि ओमेगा चाहिए आपको, तो आप बोल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू अगर v/r पुट करते हैं तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 2πr/v, 2πr/v में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करिए, ये r और ये r कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, ठीक है। m को नीचे ले लो, ठीक, v² है, ये तो v² है ना, v² है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, k Q1Q2/mr, ठीक है, v² था तो रूट पड़ गया, तो यहाँ पर आ गया आपको किसका, v की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा करके, इस पूरी वैल्यू को उठा करके यहाँ पर आप क्या करिए, पुट कर दीजिए।
ठीक है। इस पूरी वैल्यू को उठा करके आप क्या कीजिए, वहाँ पर पुट कर दिए। जैसे ही वहाँ पर आप पुट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा और ईजिली आप उसको फाइंड आउट कर भी सकते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको उठा करके बस यहाँ v की जगह पुट कर देना। जैसे पुट करोगे तो √mr ऊपर चला जाएगा और √k q1 q2 नीचे ही रह जाएगा। आया बात समझ में। और वैल्यू पुट करते जो है आपको 16 π³ एप्सिलॉन नॉट करके आपको कुछ वैल्यू आ जाएगी। आप इसका कैलकुलेशन करके देखिए, बहुत आसान, मैंने कंसेप्ट आपको बताया, ठीक है। एक चार्ज -q1 है, दूसरा चार्ज +q2 दिया है, जो कि -q1 चार्ज सर्कुलर पाथ पे है ना रोटेट कर रहा है किसी के अराउंड। तो अराउंड कहाँ पे रोटेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है q2 कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, है ना। रेडियस r दे रखा है, पार्टिकल का मास m है और कोई सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो सेंटीपिटल फोर्स का तो ज़रूरत है ही है ना। तो सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से जनरेट होगा भाई, तो सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। तो ये आपका कुछ 2 सिंपल क्वेश्चन हमने आपको दिखाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जो कूलम्ब्स लॉ है इसके बेस पर हमने 2 क्वेश्चन देखे, और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते जाएंगे। और कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज, उन सब चीज़ों को भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए। और भी 1-2 क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। चलो आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ हो सकता है लाइट आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ये सुन लो। 2 पार्टिकल्स, यहाँ पार्टिकल्स लिखा हुआ है, 2 पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 5 ग्राम एंड चार्ज 1 × 10⁻⁷ कूलम। यानी कि दोनों ही पार्टिकल्स के लिए आपको जो चार्ज है वो कितना दिया है, 1 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज दिया है। जो मास दिया है वो मास दे रखा है आपको कितना, 5 ग्राम। वो मास कितना दे रखा है आपको, 5 ग्राम, ठीक। तो दोनों पार्टिकल का मास आपको दे दिया m1 = m2 = कितना, 5 ग्राम। इसको kg में कन्वर्ट कर लो तो 5 × 10⁻³ kg, करेक्ट। चार्ज भी दोनों का बराबर है, q1 × q2 = 1 × 10⁻⁷ कूलम। आपको ये बोल रहा है कि किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पर इसको रखा गया, और जब रखा गया तो ये कैसा कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में। कभी भी बाबू अगर इक्विलिब्रियम देता है तो इसका मतलब होता है रेस्ट, और रेस्ट का मतलब फोर्स 0। या बोल सकते हैं कि 2 फोर्स लग रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को अगेंस्ट में होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो r दे रखा है वो दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, यानी कि अपन बोल सकते हैं इसको 10 × 10⁻² मीटर। आराम में 10 × 10⁻² मीटर। आप इसको कैलकुलेट वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, 0.1 मीटर आ जाएगा, और क्या है, समझ गए। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा है कि ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल, मान लो ये टेबल है, इस पर एक पार्टिकल यहाँ रखा है, एक पार्टिकल यहाँ रखा है, दोनों पार्टिकल के बीच में जो है, पार्टिकल और टेबल के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बराबर है, दोनों पार्टिकल के लिए ही सेम है। मतलब कहीं पर भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ निकालो चाहे वहाँ निकालो, दोनों जगह बात क्या होगा, बराबर होगा। और आपको म्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है बाबू, सोच के देखो, यहाँ q1 q2 दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज, कुछ डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया है, तो कुछ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। रिपल्सन का फोर्स लगेगा। मान लो ये इसको इधर के तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, तो इसको रोकेगा कौन, इक्विलिब्रियम में करना है तो कोई तो अगेंस्ट में रहे, कोई तो इसका अपोज करे, तो फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है अपोज। क्लियर। तो यहाँ से Fe जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना, k q1 q2 / r² इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू × n, नॉर्मल रिएक्शन n, यानी कि म्यू × mg। क्लियर हुआ। आप इसको कैलकुलेट करिए, q1 q2 ईच एंड एवरीथिंग की वैल्यू आपको दे रखी है हमने, आप कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद आपको म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.18। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 0.18। क्लियर है। एक ये बढ़िया क्वेश्चन हमने, देखिए धीरे धीरे हम एक ट्रेंड क्या कर रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं क्वेश्चन का, है ना। पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमने देखा, फिर कैसे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे मैकेनिक्स घुस रहा है, फिर सर्कुलर मोशन का सेंटीपिटल फोर्स वाला क्वेश्चन देखा, फ्रिक्शन देखा, अब काइनेमेटिक्स दिखाते हैं आपको कैसे काइनेमेटिक्स अपन यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इसको नोट कर लेना अपन, ठीक है। चलो स्पेस तो है, कर लेते हैं यहीं पर। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बोल रहा है नेक्स्ट में कि कंसिडर अ चार्ज Q, ठीक, कोई कैपिटल चार्ज Q दे रखा है यहाँ पर, और अनदर चार्ज स्मॉल q वो यहाँ पर है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है बंधु वो दिया है आपको x0। कितना दिया है, x0, ये कांस्टेंट है, ठीक। बोला कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज q, इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है एज अ फंक्शन ऑफ x।
एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यानी कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को आपने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी तो आप एक्स के फंक्शन में जरा इसकी वेलोसिटी बताइए, यानी कि v जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है। दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं अपन। देखो कैसे लाएं, वेलोसिटी तक पहुँचे कैसे, तो कुछ चीज़ें दिमाग में नचेंगी। कैसे, यहाँ चार्ज कैपिटल क्यू, यहाँ स्मॉल क्यू, यहाँ डिस्टेंस एक्स नॉट। जब दो चार्ज है तो फोर्स आएगा, अरे हाँ या ना, फोर्स आएगा, आया। तो फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स हमने देख लिया F बराबर के क्यू क्यू बट्टा एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया, क्योंकि ये तो एक्स नॉट था ना, तो एक्स नॉट के लिए तो डिस्टेंस एक्स नॉट स्क्वायर आ गया। ठीक, चलिए अगर मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल v स्पीड से, v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया और मूव करके मान लो यहाँ तक आ गया, यहाँ पर आ गया स्मॉल क्यू, तब जाके अपन डिस्टेंस ज़रा चेक करें तो डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग x है। ठीक, जब डिस्टेंस x हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट A था, यहाँ पॉइंट B था, तो ये वाला फोर्स कहाँ पर, ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स कहाँ पर लगा, एट पॉइंट A, ऐसा लग रहा था। अगर ये यहाँ चला गया तो x डिस्टेंस तक चला गया कि नहीं चला गया, अगर यहाँ तक चला गया तब फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा F बराबर के क्यू क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर। ऐसा इस चार्ज पार्टिकल का मास मान लो स्मॉल m, चार्ज पार्टिकल का मास कितना, स्मॉल m। तो अगर स्मॉल m मास मान दे तो क्या फोर्स को, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो न्यूटन का सेकंड लॉ का जो होता है न्यूटन सर के अकॉर्डिंग, वो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, एम ए बराबर के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक, अब जरा सोचो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दिखने लगा, हमको एक्सेलरेशन दिखने लगा, अगर एक्सेलरेशन दिख रहा है तो वेलोसिटी भी दिख रहा है। कैसे दिखेगा, अभी दिखाते हैं, है ना, अभी चेक करते दिखेगा। यहाँ देखो फोर्स और मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बट्टा एम एक्स स्क्वायर। इज इट वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, भी डी वी बट्टा डी एक्स। ऐसे तो एक्सेलरेशन का और भी तरीका है, डी वी बट्टा डी टी भी आप लगाते तो एक्सेलरेशन आता है। वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में अगर है तो उसको उसके टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। लेकिन अपन इसको क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपने को वेलोसिटी एक्स के फंक्शन में चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में चाहिए, तो एक्सेलरेशन को अगर डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में कन्वर्ट करना तो ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पर आ गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बट्टा एम और एक्स स्क्वायर। अब देखो ये x, इधर भी x, ये वाला x इस dx को बोलेगा मेरे तरफ आ जाओ, मिल के इंटीग्रेशन मारेंगे तो मारो, v dv बराबर के क्यू क्यू बट्टा m इंटीग्रेशन x के पावर -2 dx। यहाँ पर भी दोनों साइड क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन दोनों साइड फिट बैठेगा। क्यों दोनों साइड फिट बैठेगा, देखो इधर भी डिफरेंशियल एलिमेंट, उधर भी डिफरेंशियल एलिमेंट, जब दो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा तो 100% आपको इंटीग्रेशन फिट करना पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए, जब वेलोसिटी नहीं थी, जब वेलोसिटी 0 था तो डिस्प्लेसमेंट x नॉट था, यहाँ कोई वेलोसिटी दिए नहीं थे। जब वेलोसिटी प्रोवाइड कराए, x पॉइंट तक आया, x डिस्टेंस पे जाके फोर्स निकाले, तो फिर ऐसा फंक्शन हमने किया। तो जब वेलोसिटी भी दे दिए तो डिस्प्लेसमेंट मान लिया x हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वी स्क्वायर बाई 2 लिमिट पुट करोगे तो भी कोई हालत ऐसा ही होने वाला है, 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो इसीलिए इस लिमिट को हम लोग हटा दिए। क्लियर, के क्यू क्यू बाई एम है ना, x के पावर कितना -2, x के पावर कितना -2, तो x के पावर -2 + 1 बट्टा -2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x नॉट से लेके x के पावर -1, ये माइनस ऊपर इधर आ जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलने रहा भाई, यहाँ माइनस अगर यहाँ ले लेंगे तो माइनस के क्यू क्यू बाई एम और नीचे आ जाएगा कितना x। तो यहाँ से हो गया वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू बाई एम इंटू 1 बाई एक्स नॉट से लेके x तक, ऐसा हुआ। ठीक है, अब x नॉट से लेके x तक, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा रहे हैं। अब x नॉट से लेकर के x तक ऐसा हुआ। अब सोचो, एक चीज़ दिमाग लगाओ, यहाँ स्क्वायर है, अगर इसको हटा के तुमने इधर रूट मारा, यहाँ निगेटिव काम नहीं करेगा, फिर तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, आयोटा आ जाएगा जी, तो उतना लफड़ा करना नहीं है। एक काम करो, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 2k क्यू क्यू बाई एम इंटू, यहाँ देखो ऐसे लिखते हम लोग 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स नॉट। अगर लिमिट पुट करते तो हम लिखते 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स नॉट, ऐसा लिखते। लेकिन चूंकि माइनस है पहले से, इसको भीतरी घुसेड़े
तो यहाँ x0 यहाँ x हो जाएगा। आप हवा लगा। पहले से अगर इसको सिंपल अपर लिमिट लोअर लिमिट करोगे तो 1 माइनस एक्स बट्टा 1/x माइनस 1/x0 पुट करोगे, लेकिन पहले से माइनस है। अगर उस माइनस को अंदर घुसेड़े तो यहाँ नॉट आ जाएगा, यहाँ से x हट जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से स्क्वायर को प्रेम से हटा दो तो रूट चढ़ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन देखे और धीरे धीरे हमने लेवल भी उठाया आपका, स्लो आराम से। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान, उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन का यूज किया, फिर फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके हमने दिखाया, फिर काइनेमेटिक्स का भी इस्तेमाल करके हमने दिखाया। तो इससे एक बात ये क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैकेनिक्स का ज़बरदस्त इस्तेमाल होने वाला है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने मैकेनिक्स नहीं भी पढ़ा है तो भी बेफिक्र रहो, जैसे जैसे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ हम आपको डिटेल डिस्कशन देते रहेंगे। और आप बस एक काम करिए कि वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखो, ठीक है, पूरा देखो। पूरा देखने से बहुत फ़ायदा होगा। जितनी वैरायटी की प्रॉब्लम्स हम आपको दिखाएंगे उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर कूलम्ब्स लॉ का सेकंड पार्ट लेकर के, जिसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेक्टर फॉर्म और डिफरेंट टाइप के 3D डायमेंशनल वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तब तक थैंक यू।